सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने निवेश को स्टॉक मार्केट में कर सकते हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या गलतियाँ हैं जो आपको करने से बचना है। और अगर आप एक नए इन्वेस्टर हैं, एक नए निवेशक हैं और आप बिगनर हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इसमें मैं बताऊंगा कि क्या क्या गलतियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं, और अगर वो ना करें तो हम एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छी इनकम स्टॉक मार्केट में कमा सकते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इसको शेयर करिए। ये वीडियो लाभदायक उनके लिए भी होगी जो अभी जिन्होंने अपनी 12th पास करी है, या फिर ग्रेजुएशन, या वो अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, या वो अपना करियर स्टॉक मार्केट के अंदर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। सो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं आपको कई सारे ऐसे टिप्स भी दूंगा और कई सारे ऐसे पॉइंट्स पे बात करूंगा जो आपके लिए हो सकता है लाभदायक हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा टेम्परामेंट के ऊपर। टेम्परामेंट का मतलब होता है स्वभाव। जब भी आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करें, उसमें आपका स्वभाव बहुत चीज़ें और बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है। अगर आप जो है एक धैर्य बना कर रखते हैं तो उसमें आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं, और कई बार आप नुकसान होने से भी बच सकते हैं। कई बार देखा गया है जिनका स्वभाव एकदम से टेम्परामेंट वो सही से नहीं रख पाते या पेशेंस नहीं दिखा पाते, तो उन केसेस में आपको स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो जब भी आप इन्वेस्ट करना शुरू करें, अगर आप एक बिगनर हैं, तो आपको एक सही स्वभाव और धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। स्वभाव की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली 4 टाइप्स के टेम्परामेंट होते हैं। सबसे पहले आता है आपका रिस्क सीकर। रिस्क सीकर सबसे ज़्यादा पैसा स्टॉक मार्केट में गंवाते हैं। उसका कारण, रिस्क सीकर ये वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिस्क लेने को उतारू रहते हैं। इस वजह से वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट, अपनी सारी नॉलेज होने के बावजूद भी, उनको स्टॉक्स की भी नॉलेज होगी, फंडामेंटल्स के बारे में भी क्लियर होंगे, जिस सेक्टर में वो निवेश करना चाह रहे हैं उस सेक्टर की भी उन्हें काफ़ी जितनी भी एक इंफॉर्मेशन या फिर जानकारी होनी चाहिए वो भी उन्होंने एकत्रित करके रखी होगी, पर उसके बावजूद भी वो अपना पैसा गंवा देंगे। और उसका कारण सिंपल सा ये है, उनका स्वभाव। वो रिस्क काफ़ी ज़्यादा लेते हैं और इसकी वजह से वो जितना पैसा कमा सकते हैं, बचा सकते हैं प्रॉफिट में, उतना ही वो नुकसान कर देते हैं। तो इनके बारे में हम नहीं बात करेंगे। दूसरे टाइप के स्वभाव के जो निवेशक होते हैं वो होते हैं कंट्रोल्ड रिस्क टेकर। कंट्रोल्ड रिस्क टेकर से मेरा मतलब है, इन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में सारी जानकारी काफ़ी जितनी उनको अपने स्टॉक से मुताबिक रखनी चाहिए वो रखते हैं। और साथ ही साथ जब वो मार्केट ऊपर जा रही होती है, या मार्केट में जितना चाहे निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, जितना उसके अंदर अगर उछाल आता है तो उस समय वो प्रॉफिट्स भी कमाते हैं। और साथ ही साथ अगर मार्केट में डाउनफॉल आता है या फिर मार्केट में सैचुरेशन आता है, उस समय वो अपना पैसा विड्रॉ भी कर लेते हैं। इस वजह से उनका पैसा हमेशा पॉजिटिव रहता है, और साथ ही साथ वो अपना पोर्टफोलियो भी रिड्यूस कर लेते हैं। अगर उनके पास आज उनके पोर्टफोलियो में 8 से 10 स्टॉक्स हैं, पर साथ ही उन्हें लगता है कि शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर उनके इन्वेस्टमेंट्स ठीक नहीं जा रहे, सो इन केसेस में वो अपना पोर्टफोलियो भी कम कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो बेसिकली इस टाइप के इन्वेस्टर्स जो हैं, कहीं ना कहीं एक मुनाफा भी होता है और वो एक सही तरीके से अपना इन्वेस्टमेंट्स आगे के लिए लेकर चलते हैं। इसके बाद आते हैं आपके प्रिजर्वेशनिस्ट। प्रिजर्वेशनिस्ट बेसिकली इनके लिए किसी भी तरीके की ग्रोथ, किसी भी तरीके का अपसाइड मूवमेंट, वो उनके लिए पॉजिटिव होता है, और वो कभी भी अपना प्रिंसिपल इंटैक्ट करके रखते हैं। जैसे ही उन्हें लगता है कि आज उन्होंने अगर लेट से 50,000 रुपया उन्होंने निवेश किया है स्टॉक मार्केट में, और उन्हें लगता है कि आज उनका जो पैसा है वो बढ़ने के बाद उसके बाद 50,000 वापस उतना ही रह गया, तो वो अपना प्रिंसिपल इंटैक्ट रहते हैं। कभी भी अपने प्रिंसिपल अमाउंट जो उनका निवेश किया हुआ है उसको कभी भी गंवाने नहीं देते। इसके बाद आते हैं आपके बैलेंसर। बैलेंसर इस टाइप के स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर होते हैं जिनका स्टॉक रिटर्न स्टॉक मार्केट के इंडाइसिस के अकॉर्डिंग ही रहता है। अगर आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स की बात करें या फिर जो निफ्टी का जो रिटर्न है, तो उसके आसपास ही इन लोगों को रिटर्न मिल जाता है, और साथ ही साथ
उनको रिस्क की सारी जानकारी होती है और वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। तो जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो अभी अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं, या वो छात्र या स्टूडेंट्स या ऐसे लर्नर्स जो अभी स्टॉक मार्केट में अपना करियर या फिर एक तरीके से निवेश शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए एक प्रिजर्वेशनिस्ट होके और एक बैलेंसर स्वभाव बनाकर ही स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। उससे वो अपना पैसा भी नहीं गंवाएंगे और साथ ही साथ वो उस पैसे से और ज़्यादा जितना निवेश हो सकता है कर काफ़ी अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो निवेश है वो कौन से स्टॉक्स में करें। सबसे पहले अगर आप अभी बिगनर हैं और अभी आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो उस हिसाब से आपको सेफ स्टॉक्स के अंदर ही इन्वेस्ट करना है। मेरे ख्याल में सेफ स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिसमें अगर आप अपना निवेश करें तो उसमें 100% जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी इंटैक्ट रहे और साथ ही उसके साथ आपको प्रॉफिट भी उसके अंदर मिले। कई सारी ऐसी ब्लू चिप कंपनीज हैं जिनका सेफ स्टॉक्स वो भी हैं जिनकी लार्ज जो बेसिकली निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड हैं। ये सूची आपको निफ्टी 50 की NSEindia.com की वेबसाइट से मिल सकती है। आप वहाँ पर जाके जो भी स्टॉक्स निफ्टी 50 के अंदर रजिस्टर्ड हैं और उसके अंदर आते हैं उनको आप एक सेफ स्टॉक्स के रूप में देख सकते हैं। अब एक स्टॉक को सेफ तब भी कहा जाता है जब उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ह्यूज हो, साथ ही उसमें इन्वेस्टमेंट्स FIIs का और DIIs का मंथली इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी आ रहा हो, और साथ ही साथ उसका जो प्रोडक्ट है वो जो कंपनी है उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव ना हो। जो प्रोडक्ट्स वो कंपनी बनाती है उस प्रोडक्ट्स को कोई और कंपनी मैनिपुलेट ना कर पाए। ये सारी कंपनीज जो हैं ये ब्लू चिप कंपनीज हैं जिनका लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, और इससे आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर मैं FMCG की बात करूं, FMCG के अंदर नेस्ले इंडिया या फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिनको आप चूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप अपना इन्वेस्टमेंट को सेव भी रख पाएंगे और साथ ही साथ उस पर एक अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। रीडिंग न्यूज़पेपर ये भी बहुत ज़रूरी है। कई सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जिसमें आपको न्यूज़ मिलेगी, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, या फिर इसमें देखा जाए फाइनेंशियल टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स। इन सारे न्यूज़पेपर्स में आपको कई सारी जितनी भी कंपनीज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी कोई डाइवेस्टमेंट तो नहीं करना चाह रही, या कोई डाइवर्सिफिकेशन कर रही हो, या कोई डीमर्जर या मर्जर हो, इन सब चीज़ों का स्टॉक पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। और जो भी सेक्टर आप जिसमें आपका इंटरेस्ट हो या जिसमें आप जॉब करते हो या बिज़नेस करते हो, उस सेक्टर के बारे में आपको सारी नॉलेज इम्प्रूव न्यूज़पेपर्स के थ्रू हो सकती है, और ये रखनी बहुत ज़रूरी है। कई बार आप इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं और इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद मालूम पड़ता है कि वो कंपनी डीमर्जर की तरफ जा रही है, और कई बार जो है कंपनी अपना एक IPO लेके आ रही है या फिर कोई इशू राइट लेके आ रही है। इन चीज़ों से कई बार इफ़ेक्ट पड़ जाता है आपके स्टॉक मार्केट के स्टॉक प्राइजेस पर। हालांकि ये इफ़ेक्ट फ्लक्चुएशन जो है टेम्पररी भी हो सकता है, पर अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड पहले से रहेंगे तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक सही स्वभाव होना स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही आवश्यक है। कई बार छोटे मोटे जो फ्लक्चुएशंस मार्केट में होते हैं उनके बेसिस पे हम अपना डिसीजन चेंज कर लेते हैं, जबकि उन फ्लक्चुएशन से उस अंडरलाइनिंग स्टॉक की वैल्यू पर कोई असर नहीं पड़ता। क्योंकि आप अगर कोई भी निवेश करेंगे पूरी जानकारी के साथ, तो आपको पता होगा कि उस स्टॉक की क्या वैल्यू है, क्या वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है, और क्या वो कंपनी जो है अभी और आगे फ्लरिश या ग्रो कर सकती है। और कोई भी बाहर एक मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे अगर कोई इफ़ेक्ट आता है या फिर कोई इंटरनेशनल न्यूज़ की वजह से उस स्टॉक पे कुछ चेंजेस आती हैं, तो कई बार हम अपना जल्दबाजी में डिसीजन लेकर उस पर एक नुकसान करवा बैठते हैं। इन सब चीज़ों से हमें बचना है। और साथ ही साथ जैसे कि अगर हम शुरुआत में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं तो हमें किसी भी एक सिंगल इन्वेस्टमेंट में 10% से ज़्यादा निवेश नहीं करना है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं और आप 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं,
तो 50,000 रुपये में से आप किसी भी एक सिंगल स्टॉक पर 10% से ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें शुरुआत में। उससे आपका पैसा जो है वो सेफ भी रहेगा और धीरे धीरे जैसे अगर आपको वो इन्वेस्टमेंट फल फूलती है, उसमें रिटर्न आपको मुनाफा आने लगता है, तो आप अपना इन्वेस्टमेंट निवेश उस पर्टिकुलर स्टॉक में इम्प्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। पर शुरुआत में डोंट इन्वेस्ट मोर देन 10% इन एनी सिंगल इन्वेस्टमेंट और सिंगल स्टॉक। अब बात आती है कि हम कैसे स्टॉक्स का चयन करें। स्टॉक्स का चयन करना भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। आप उसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें जहां पर आपका जो है इंटरेस्ट हो या जिस इंडस्ट्री की आपके पास नॉलेज हो। यदि आप एक बैंकर हैं और आप एक बैंक में काम करते हैं और आपको बैंकिंग से लेकर सारी जानकारी है, तो आप बैंक के जो दिग्गज स्टॉक्स हैं आप उनको एज अ इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं। जैसे अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो SBI, HDFC, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, ये ICICI बैंक, ये सारे बैंक जो हैं ये दिग्गज बैंक्स हैं और इनको आप निवेश के लिए आप देख सकते हैं कि आप इनमें आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। या अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री जो आपको इंटरेस्ट की है, जो आपको लगता है कि जिसमें आप जानकारी अच्छी रखते हैं, तो उस फील्ड में भी कई ऐसे स्टॉक्स जो लीडिंग स्टॉक्स हैं उनकी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ उनमें आप अपना निवेश कर सकते हैं। कोई भी ऐसा निवेश ना करें जिसमें आपकी जानकारी बिल्कुल भी ना हो। मान के चलें आप एक, जैसे मैं बता रहा था, आप एक बैंकर हैं और आप एक फर्टिलाइज़र की कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब अगर कल को फर्टिलाइज़र की कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट के बाद आपको उस फील्ड की कोई नॉलेज नहीं है, आपको नहीं पता उसमें क्या प्रोडक्ट्स हैं, रॉ मटेरियल क्या यूज़ होता है, कौन से लीडिंग ऐसे स्टॉक्स या कंपनीज़ हैं जो उस फील्ड में हैं, और उसमें आपको अगर कोई नुकसान हो जाता है तो वो आपके लिए बहुत ही उसको पूरा करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सो ऐसे स्टॉक्स, जैसे अगर आप कोई रिटेलर हैं, आप गारमेंट्स की इंडस्ट्री में हैं तो आप गारमेंट्स के स्टॉक्स देख सकते हैं। अगर आप कोई ऑयल या रिफाइनरी में है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में है, तो उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं। टेलीकॉम, कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं। ऑटो एंसिलरी है, ऑटो इंडस्ट्री के अंदर कई सारे स्टॉक्स आते हैं जो स्पेयर पार्ट्स या फिर ऑटो कंपनीज, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनके अपने कई ऐसे स्टॉक्स हैं। सो इन सब का चयन आप अपने इंटरेस्ट, रुझान के अनुसार और आप बेसिकली उस फील्ड से अगर आप फेमिलियर हैं उसके आधार पर आप कर सकते हैं। इससे आप उस फील्ड से कनेक्टेड भी रहेंगे, आप उसकी जानकारी भी ज़्यादा से ज़्यादा रख पाएंगे और अपना निवेश भी आप जो है बचा कर रखेंगे और उस पर आप 100% आगे कुछ ना कुछ आप मुनाफा ही कमा कर जाएंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं, आप जब भी कोई इन्वेस्टमेंट शुरू करो, सीधा इन्वेस्ट ना करके आप ऐसी कई सारी वेबसाइट्स हैं जिस पे आप बिना निवेश करे एज अ डमी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उस पर आप डे टू डे ट्रेंड चेक कर सकते हैं कि आपने जो वो डमी इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या रिटर्न आ रहा है। उससे क्या होगा कि आपने जो डिसीजन लिया है, एक्चुअली होता यह है कि स्टॉक मार्केट में कोई भी सही गलत नहीं होता है। आप जितनी भी नॉलेज आप जितनी भी रख लें, उसके बाद भी कई बार ऐसा होता है कि आपकी नॉलेज रखने और होने के बावजूद भी आप नुकसान भी कर बैठते हैं या फिर जितना आप प्रॉफिट देखना चाह रहे हैं उससे ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो जाता है। सो ये एक, आप थ्रू आउट द जर्नी जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तब आप ज़्यादा अच्छे से इस चीज़ को समझ पाएंगे। पर शुरुआती तौर पर मैं आपसे ये कहूँगा कि आप एक ऐसे कई वेबसाइट्स हैं जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा और आप उन पर जाकर अपना एक डमी इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक मार्केट के अंदर अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कहीं भी अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो कोई भी जल्दबाजी उसमें नहीं दिखाएं। ये नहीं कि आपके अगर फ्रेंड सर्कल में या सोशल ग्रुप के अंदर कोई आपको आकर कहे कि आप इस इन्वेस्टमेंट को करिए, बहुत अच्छी है, और बिना उसकी जांच पड़ताल या जाने आप उसमें अपने इन्वेस्टमेंट कर दी। इल इन्फॉर्म्ड होकर आपने इन्वेस्टमेंट कर दी और उससे आपको नुकसान हो गया। अगर मैं बड़े से बड़े निवेशक की भी बात करूं या राकेश, जैसे कि हम राकेश झुनझुनवाला जी की बात करें, और कई सारे ऐसे निवेशक हैं जिनके पोर्टफोलियोज़ में आपको कई स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जो लॉस में हैं, पर उनका एक अपना ज़रिया है, उनका एक अपना तरीका है स्टॉक्स को देखने का। हो सकता है वो एक लॉन्ग टर्म श्रेणी के अनुसार उन्होंने उनमें इन्वेस्टमेंट करा हो,
पर आपका एक ट्रेंड अलग हो सकता है। आप हो सकता है कि 6-8 महीने में आप अपना निवेश का आकलन करना चाहें। तो इन चीज़ों से आप बचें, आप किसी दूसरे के पोर्टफोलियो को देख के अपने स्टॉक्स का चयन ना करें। बात आती है कि आप बेसिकली इन्वेस्टमेंट कितने स्टॉक्स से शुरू करें। जैसे कि आप बिगिनर हैं और अभी आपने अपना निवेश शुरू किया है, तो मेरे हिसाब से आप 2 या 3 स्टॉक्स में ही अपना इन्वेस्टमेंट लेकर चलिए। हालांकि स्टॉक मार्केट की अगर मैं बात करूं, NSE और BSE को मिला के ही लगभग आप हैरान होंगे कि लगभग 10,000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, पर सभी का ट्रैक रखना और सभी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना काफ़ी मुश्किल है। आप जो भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करें, उसमें आप जो भी उनके लीडिंग स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्ट कर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। उससे आप बहुत एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आप एक ऐसी कंपनी में कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक लार्ज कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन काफ़ी अच्छा है, प्रोडक्ट्स भी उसके मैनिपुलेट करने बहुत मुश्किल हैं और उनकी अपनी मोनोपोली नहीं तो एक बहुत ही एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उस कंपनी को है। और ऐसी कंपनीज़ कई सारी हैं। अगर मैं FMCG की बात करूं तो उसमें ब्रिटानिया है, कोलगेट पामोलिव है, नेस्ले इंडिया है, मेरिको है, डाबर, देयर आर मैनी कंपनीज लाइक दिस। बैंकिंग में मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका हूं। इसके अलावा अगर मैं ऑयल एंड रिफाइनरी की बात करूं तो अदानी गैस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ हैं जिसने काफ़ी अच्छा रिटर्न अभी हाल फिलहाल के दिनों में दिया है। और फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जो इस साल अगर जनवरी से अब तक की मैं बात करूं तो बहुत अच्छे स्टॉक्स उसमें रिटर्न दे चुके हैं। फार्मा के अंदर सिंजीन इंटरनेशनल और भी कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, सिप्ला और औरोबिंदो फार्मा, ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा एक अपना रिटर्न दिया है। तो आप अपना पोर्टफोलियो 2-3 इन्वेस्टमेंट्स करके स्टार्ट कर सकते हैं और ना ज़्यादा पहले शुरुआत में डाइवर्सिफाएं। अगर आप ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं तो आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। अगर निवेश के तौर पर अगर आपके पास 50,000 रुपये हैं और आप ऐसा ना करें कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट आपने बैंकिंग के स्टॉक्स में ही कर दिया, तो उससे क्या होगा, सारे सेक्टर्स एक साथ कभी भी नहीं चलते हैं। हो सकता है कि ऑटो के स्टॉक्स ठीक चल रहे हो तो बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं वो अभी सैचुरेशन की तरफ हो या जो एक साइडवेज ट्रेंड कर रहे हो। तो आप अपना इन्वेस्टमेंट इस तरह करिए ताकि आपके इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन हो और आपको एक एवरेज रिटर्न एक अच्छा मिल पाए। तो इस चीज़ का आपको शुरुआत में ज़रूर ध्यान रखना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती और कभी भी वो इन्वेस्टमेंट जो है आपको एक बैड रिटर्न्स दे सकती है। हो सकता है आप काफ़ी अच्छे रिटर्न्स के लिए आपने इन्वेस्टमेंट करा हो, पर कई बार बहुत सारी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाते हैं, कंपनी के अंदर इंटरनल फैक्टर्स भी हो जाते हैं जिस वजह से स्टॉक में आपको लॉस होता है। तो उसके लिए आप अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो उससे आपका जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न है और जो लॉस है उसको आप मिटिगेट कर सकते हैं। वो आप कैसे कैलकुलेट करें, अगर इसके लिए आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ज़रिए अपना कितना आप रिस्क ले रहे हैं, कितना आपने अपने स्टॉक में टारगेट सोचा हुआ है, उतना आप उसको टारगेट को लगाइए और साथ के साथ जो है यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द स्टॉप लॉस। अगर आपका जो निवेश है वो लॉस की तरफ है तो अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो आपका एक स्टॉक जो है वो लॉस की तरफ है और उसमें आप उसको बेटर है कि आप उसे बेच दें और दूसरी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अपना ध्यान दें। अब इन्वेस्टमेंट तो हमने कर दी और साथ ही साथ अब हमें क्या ध्यान देना है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स का साथ ही अपनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का भी ट्रैक रखना है। आपने बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट करी और साथ ही RBI की पॉलिसी आई और उसने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में चेंजेस कर दिए और उन चेंजेस की वजह से हो सकता है कि लोन या फिर आगे और जो बैंक्स हैं वो लोन प्रोवाइड करते हैं उनके रेट्स में फ्लक्चुएशन आ गया और उस वजह से मार्केट में जो बैंकिंग के स्टॉक्स में हो सकता है कि इजाफा है और हो सकता है कि रेपो रेट बढ़ने की वजह से लोन जो हैं वो और महंगे हो गए और इस वजह से जो है बैंकिंग के स्टॉक्स में एक बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन चीज़ों का ध्यान दें। आप जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, RBI की पॉलिसीज़ हो गई या गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस हो गई, एविएशन इंडस्ट्री में अगर आपने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है और उसी में एविएशन
मिनिस्ट्री ने काफ़ी उसके अंदर कोई चेंजेस ला दी। सो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा स्टॉक के प्राइजेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो अगर आप पहले से ही वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे तो आपको इनके बारे में पहले ही जानकारी होगी। एक प्रूडेंट इन्वेस्टर वही होता है जो पहले से ही वेल इन्फॉर्म्ड हो और वो अपने पोर्टफोलियो में सही समय पर रीबैलेंसिंग करता रहे, ताकि इस तरीके के जो रिस्क या फिर ऐसे न्यूज़ से उसके पोर्टफोलियो पे ज़्यादा असर ना पड़े। इन चीज़ों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आपको कभी भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स या फिर बीटन डाउन स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट शुरुआत में बिल्कुल भी नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि मार्केट की वजह से या फिर एक रॉन्ग न्यूज़ की वजह से एक स्टॉक बहुत ज़्यादा लॉस या फिर उसमें से इन्वेस्टर्स जो हैं उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, या FII या DII उसमें इन्वेस्टमेंट्स जो पहले से हुई होती हैं वो विड्रॉ होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से स्टॉक की प्राइस पे असर आता है। और ये कई येस बैंक के टाइम पर भी देखा गया है। ये स्टॉक 1 साल या 1.5 साल पहले 300-350 के अराउंड ट्रेड करता था और आज के समय में ये 26 या 28 रुपीज़ पर है। और आज भी इसमें कई लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ये देखते हुए कि अभी बीटन डाउन स्टॉक है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में बढ़े। तो आपको इन सब स्टॉक्स से दूर रहना है। PP ज्वेलर्स की अगर मैं बात करूं, ये स्टॉक भी 100-110 के अराउंड ये ट्रेड करता रहा है, बट आज इस स्टॉक की वैल्यू अराउंड 10 रुपीज़ है। तो इसके अंदर जिन निवेशकों ने इन्वेस्ट किया उन्हें एक भारी नुकसान उठाना पड़ा है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और इनिशियली आपको इस तरीके के स्टॉक्स में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। साथ ही साथ आप एक होते हैं मल्टी बैगर्स स्टॉक्स, और इनके बारे में आपको शायद पता भी होगा। मल्टी बैगर्स श्रेणी में वो स्टॉक्स आते हैं जो 100% से ज़्यादा रिटर्न आपको देते हैं या 100% से ज़्यादा रिटर्न आपको इन स्टॉक्स में मिलता है। शुरुआत में आपको इन स्टॉक्स से भी दूर रहना है और कोई भी किसी के कहने पर या किसी के पोर्टफोलियो में, अगर आज की डेट में यूट्यूब पे और कई सारी ऐसी वेबसाइट्स पे बड़े बड़े जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियोज़ पब्लिक हैं और आप जाके उनके पोर्टफोलियोज़ देख सकते हैं, पर आप कोई भी अपना निर्णय उनके पोर्टफोलियोज़ को देखकर बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर का एक माइंडसेट अलग होता है और हर एक इन्वेस्टर का एक कैपिटल बहुत सबका डिफरेंट रहता है। तो आपको उन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है और किसी भी थर्ड इन्फ्लुएंस में आके अपनी इन्वेस्टमेंट को आपको नहीं लेना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, तो ऐसे ही जैसे आपको इन्वेस्टमेंट जैसे आपने करी और आपको पोर्टफोलियो में प्रॉफिट आना शुरू हुआ, तो आपका जो प्रॉफिट है उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं या धीरे धीरे आप अपना इन्वेस्टमेंट सेविंग्स से और उसमें ऐड ऑन करना शुरू कर सकते हैं। और अपना मंथली आप उसका अपना पोर्टफोलियो का रिव्यू करें। इट्स नॉट कि आपको हर हफ्ते या 15 दिन में रिव्यू करना है, बट येस मंथली आप अपने पोर्टफोलियो में रिव्यू करें। ये मैं बात उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो एटलीस्ट 12 मंथ्स या फिर 1 साल 2 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड को ध्यान में रखकर ही जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मैं इंट्राडे या फिर शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ और ना मैं अभी शुरुआत में बिगनर्स को या फिर जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए मैं रेकमेंड करूँगा। इस पर मैं वीडियो या फिर सीरीज़ आगे आने वाले टाइम पे ज़रूर बनाऊँगा और इस बारे में भी पूरा अच्छे से आपको गाइड करूँगा। पर अभी मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो अभी इन्वेस्टमेंट्स एक लॉन्ग टर्म को लेकर चल रहे हैं और अभी शुरुआत में अपना एक स्टार्ट स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, कई सारे ऐसे स्कैम आपको मिलेंगे शुरुआत में। अपना डीमैट अकाउंट जब आप खोलेंगे तो आपका आजकल जितने भी आपके मोबाइल नंबर्स इंफॉर्मेशन ऑलमोस्ट सबको शेयर हो जाती है। तो आपको हो सकता है कॉल्स भी आएँ, ईमेल्स आएँ जिसमें आपको कई दावों के साथ कहा जाएगा कि आपको जो है 20 से 30% इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट वो करके देंगे। ये इन चीज़ों पे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, ना आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये टोटल स्कैम होते हैं। ये बेसिकली क्या है, सबको ईमेल्स कर देते हैं और आपको फ्री में ट्रेडिंग की कॉल्स प्रोवाइड कराएंगे। हो सकता है आपको इसमें प्रॉफिट भी हो जाए, पर ये सीधा एक तुक्का होता है और इन तुक्कों के बेसिस पे ही ये आपसे काफ़ी ज़्यादा पैसे वसूल लेते हैं और उसका फिर आपको नुकसान झेलना पड़ता है। तो आप ऐसे किसी भी स्कैम से या ऐसी कोई भी ट्रेडिंग कंपनी से आप दूर रहें
और अपने आप ही अपना इन्वेस्टमेंट आप करिए। ट्रेडिंग कंपनी के साथ खोल सकते हैं, सारे बैंक के अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके अपने ब्रोकरेजेस के प्लान्स हैं। नहीं तो आप ज़ीरोधा भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट्स है, अब स्टॉक्स है और कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अच्छा एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और कॉल्स भी प्रोवाइड करती हैं और इनके ज़रिए आप अपना एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो गाइस, शुरुआत में आपको ये सारी जानकारी ही अगर आप इन कुछ चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट कभी भी गलत जगह नहीं जाएगी। और आपको श्योर शॉट तो नहीं, बट मेरे ख्याल में अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखें तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको एक अच्छा रिटर्न अपनी इन्वेस्टमेंट पे मिल सकता है। मैंने ये बिगनर्स के लिए बनाई है वीडियो, और अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा और इसको आप कमेंट भी करिए, अपना फीडबैक दीजिए और साथ ही साथ जितना आप शेयर कर सकें इसको आप शेयर भी करिए। एट द लास्ट मैं आपको वॉरेन बुफे की एक कोट ज़रूर बताना चाहूँगा जो शायद आपने पढ़ी भी हो, आपको पता भी होगी। सो बेसिकली उनके प्रिंसिपल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, काफ़ी सारी बुक्स हैं जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको अगर आपके पास समय है आप उसको ज़रूर पढ़िए, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। सो बेसिकली स्टॉक मार्केट को लेके उनका एक बहुत फेमस क्योट है जो उन्होंने बताया था। बेसिकली दे आर 2 पॉइंट्स विच ही सेज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो इनटू इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहला है नेवर लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट नेवर फॉरगेट पॉइंट नंबर 1। तो दैट मीन्स यू हैव टू नेवर लूज मनी इन स्टॉक मार्केट, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू always remember. Thank you so much for watching this video. Bye bye.